हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम लोग पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण। पिछले भाग में मैंने बताया था धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। आज पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल, धातु अधातु के बारे में पिछले भाग में मैंने काफी चर्चा किया था। और आज हम लोग नॉन मेटल के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिर आते हैं उसी तरह से अधातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अधातुओं का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, साथ कहिए प्रतिक्रिया। तो जिस प्रकार धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती थी, तो उसी तरह से अधातुएं ऑक्सीजन के साथ, सिंपल शॉर्ट में लिख देते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। प्रश्न पूछता है क्या होता है जब अधातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। सिंपल उत्तर आप देंगे, अधातुओं का जब ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कराया जाएगा तो अधातु के ऑक्साइड बनेंगे। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे कार्बन है, तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जब प्रतिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, इसमें दो ऑक्साइड बनता है। एक कार्बन वो बनता है और एक बनता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, CO2। एक बात और जान लीजिए कि अधातुएं जो है सो कमरे के तापक्रम पर, साधारण जो तापक्रम होता है वायुमंडल का, उसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। उनको बाहर से गर्म करना पड़ेगा, तापक्रम देना पड़ेगा, तभी प्रतिक्रिया करेंगी। और पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि अधातुएं कौन कौन है, आपको याद होगा। अधातुएं मुख्य रूप से है कार्बन है, फास्फोरस है, आयोडीन है, सल्फर है, ऑक्सीजन स्वयं भी एक अधातु है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन भी आता है। अवारागर्द तत्व पिछले पाठ में मैंने पढ़ाया था कि ये धातु में भी कहीं कहीं आता है और अधातु में आता है, इसीलिए इसको हम लोग अवारागर्द तत्व भी कहते हैं। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये एक्चुअली होता क्या है कि जब कम ऑक्सीजन होता है वहां पर, जब कार्बन जल रहा होता है, यानी ऑक्सीजन की जब कम मात्रा होती है, कम मात्रा होती है, और यहाँ जब अधिक मात्रा होगी तो डाइऑक्साइड बना देगी, और जब कम मात्रा होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगी। यहाँ थोड़ा सा और दिलचस्प चीज एक मैं बता देता हूँ कि जो नामकरण होता है पदार्थों के ऑक्साइड का, वो लैटिन के कुछ शब्द हैं, अंक कहिए, डिजिट, जिसको कहा जाता है, आप याद रखेंगे इसको, मोनो, यानी एक को हम लोग मोनो कहते हैं, डाई, टू को डाई कहते हैं, ट्राई, थ्री को ट्राई कहते हैं, टेट्रा, चार को टेट्रा कहते हैं, पेंटा, फाइव को पेंटा कहते हैं, और छह को हेक्सा कहते हैं, सेप्टा सात को, याद रखिएगा इसको, ऑक्टा आठ को, नौना नौ को, और डेक्स्टा, डेक्स्टा 10 को कहा जाता है। ये 1 से 10 तक की गिनती है। तो जब भी अधातुओं के ऑक्साइड बनेंगे तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ये सारी चीजें आएंगी। तो यहाँ चूंकि एक
ऑक्सीजन है तो हम लोग इसको बोलेंगे मोनो, यानी CO को क्या पढ़ेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत सिंपल है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, मोनोऑक्साइड। और ये जान लीजिए कि ये जहरीला होता है, जहरीला गैस है ये। आप अक्सर देखे होंगे कि कहीं कोयला जल रहा होता है तो वहाँ सोने की सलाह नहीं दी जाती है, हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाए, सांस के साथ चले जाने पर व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, तो ये जहरीला गैस है। और दूसरा जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके बारे में आप पहले भी जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चला जाता है और पौधे इसका उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते हैं। अब दूसरा जो धातु लीजिए वो लीजिए फास्फोरस। तो फास्फोरस के साथ क्या प्रतिक्रिया होगी, फास्फोरस भी दो प्रकार के होते हैं, लिख लीजिए, फास्फोरस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन, पहला होता है सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस जो काफी क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील कहिए, क्रियाशील होता है, जिसके कारण क्या होता है कि बाहरी वायुमंडल में आते ही जल उठता है, कहिए जल उठता है, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जाता है और क्या बनाता है, प्लस O2। ये दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, P2O3। अब यहाँ देखिए P2O3 में 3 आया तो इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। तो क्या नाम हो जाएगा, तो इसे लिखिए फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड शॉर्ट में लिख देता हूँ, अभी लिख लीजिएगा। उसी तरह से P+O2 दूसरा जो ऑक्साइड इसका बनता है P2O5, यानी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है। यानी दो तरह के, ये देखिए 5 को हम लोग पेंटा बोलते हैं इसलिए इसको फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, 3 को ट्राई बोलते हैं फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। एक चीज और यहाँ जान लेना आपके लिए आवश्यक है कि जो फास्फोरस होता है इतनी अधिक क्रियाशील होती है कि सफेद फास्फोरस को, खास करके फास्फोरस को जल में डुबो कर रखा जाता है, जल में डुबो कर रखा जाता है। पिछले धातु में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इस क्रियाशील धातु में कौन है उसमें, सोडियम और पोटेशियम, जिनको मीठी तेल में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि वो जल के साथ अभिक्रिया कर जाती है। और ये जो सफेद फास्फोरस है वो जल में डुबोकर रखना पड़ता है, इतनी अत्यधिक क्रियाशील होती है। तीसरा पढ़िए आयोडीन के साथ, तो I2O3 आयोडीन ट्राइऑक्साइड, और ये बनाता है I2O5 यानी ट्राइऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड। इसके बारे में आप समझ गए होंगे, ये ट्राई हो गया, 3 का मतलब ट्राई और 5 का मतलब पेंटा। जिस प्रकार से फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड बनाता है, पेंटाऑक्साइड बनाता है, उसी तरह से आयोडीन भी ऑक्साइड बनाता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नाइट्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, यहाँ एन लिखिए, जो है नाइट्रोजन, ध्यान देंगे ये 7-8 के बच्चों को थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन 9-10 के बच्चे इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, जिसका संकेत एन है। और ये समझिए कि 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, मैं पांचों लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। N2+O2 यानी नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो NO इसको कहेंगे, NO2, N2O3, N2O, N2O5 हो गया, 1 2 3 4 5। इसका नाम भी रख लीजिए, इसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड।
इसको कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्चुअली जो NO2 है, एक्चुअली ये क्या है, N2 प्लस O2, ये N2O4 होता है, यानी नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। लेकिन चूंकि दो और दो यहाँ कॉमन लेकर के NO2 लिखा जाता है, यानी इसको नाइट्रोजन पेरोक्साइड भी कहा जाता है। फिर नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, उसी तरह से इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और इसके बारे में आप बहुत पढ़ चुके हैं। नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ही पोटेंट ऑक्साइड है, इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। और ये हो गया नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इस प्रकार के जो नाइट्रोजन है वो 5 प्रकार के। और ये जान लीजिए कि जो अधातुएं हैं, नाइट्रोजन जैसे हो गया, ये सभी को काफ़ी तापक्रम की आवश्यकता होती है। और एक्चुअली आप समझ रहे होंगे, जो तड़ित चालक होता है, जब काफ़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस समय नाइट्रोजन जल के साथ ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और नाइट्रोजन को ऑक्साइड बना देती है। और अम्ल वर्षा आपने सुना होगा, अम्ल वर्षा में वर्षा के साथ मिलकर के वो धरती पर चली जाती है। तो अब हम लोग आते हैं अधातु का। जो अधातु के ऑक्साइड हैं, धातु के ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, ये जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, और धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, यानी उनका जलीय जो रूप होता है वो अम्लीय होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को ही ले लीजिए। जैसे CO2 है, ये कार्बन का ऑक्साइड है, इसमें हम लोग जल मिला देंगे, जल के साथ बुला देंगे, तो ये कार्बोनिक अम्ल H2CO3 बन जाएगा। उसी प्रकार SO3 है, इसको जल में घुलाएंगे तो ये हमारा H2SO4 बन जाता है, जो कि गंधकाम्ल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है। इसको हम लोग कहते हैं गंधकाम्ल, इसको कहते हैं कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक। उसी प्रकार है NO2 है, H2O के साथ मिला देते हैं तो बन जाता है HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है। तो जल के साथ मिलाने पर क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। यानी यदि पढ़े होंगे तो अम्ल का गुण होता है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछता है अक्सर ही, चूंकि अम्ल जो है सो अम्लीय प्रकृति का होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब कुछ धातुओं का और प्रतिक्रिया सीख लीजिए। जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। यानी ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ही रूप में रहता है, जिसको जल में घुलाने पर
बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये अमाशय में पाया जाता है, जो भोजन पचने में सहायता करता है। बहुत सारी बातें इसमें है। अब हम लोग आते हैं अधातुओं के जल के साथ अभिक्रिया, और धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर हम लोग सीधा लिख देंगे कि अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब उसी तरह से आइए नेक्स्ट में, अधातुओं का अम्लों के साथ अभिक्रिया, अधातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछता है कि क्या होता है जब कार्बन को अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है। तो सीधा लिखेंगे कि अधातुएं अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ी अम्लीय वर्षा की चर्चा कर लेते हैं। अम्लीय वर्षा क्या है, सर पूछता है अम्लीय वर्षा क्या है, क्या है। तो जब हम लोग जलाते हैं, जैसे कार्बन जलाते हैं, तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। सल्फर जलाते हैं तो क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। और ये जल करके कहाँ चले जाते हैं, गैस बन करके अंतरिक्ष में चले जाते हैं, हवा में चले जाते हैं। और जब वर्षा होती है, हवा में जल बूंदे हैं, ये जल बूंदों के साथ मिल जाती है दोनों, और क्या बनाती हैं, ये कार्बोनिक अम्ल बना दिया, पहले बताया यहाँ पर। ये H2SO4 बना दिया। कुछ नाइट्रोजन के बारे में बताया, नाइट्रोजन NO2 बनाया, और Na2 घुल करके क्या बना दिया, HNO3 बना दिया। और ये जो अम्ल बने, ये क्या होते हैं कि जल के साथ यानी वर्षा के साथ ये सभी अम्ल वर्षा के साथ प्रतिक्रिया पर आ जाती है। इसे ही अम्ल वर्षा कहा जाता है। आप लिख लेंगे अच्छी तरह से, समझा देता हूँ। इसे ही अम्ल वर्षा कहा जाता है। और जो अम्ल से प्रभावित होने वाले जो भवन है, जैसे ताजमहल है, वो इसी कारण पीला पड़ते जा रहा है, क्योंकि कई सौ वर्षों से जब अम्ल वर्षा हो रही है, तो उसके जो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो अम्लों के साथ कैसी प्रतिक्रिया होती है, वो आप आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, उसको बताऊंगा मैं। तो फिलहाल इतना ही जान लीजिए कि जो अम्ल वर्षा होती है, उसके कारण जो पूर्व के धरोहर हैं वो खराब होते जा रहे हैं। एक पॉइंट मैं और यहाँ बता दूं, ये आप किताब से भी पढ़ लेंगे। दैनिक जीवन में धातुओं अधातुओं का उपयोग, दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु का उपयोग क्या है। बहुत सारी चीजों के बारे में आप इसको पढ़े भी होंगे, जैसे सोडियम ले लीजिए या मैग्नीशियम ले लीजिए। मैग्नीशियम क्या है, तो इसका उपयोग, ये जब जलता है तो सफेद प्रकाश देता है, इसलिए हम लोग इसको आतिशबाजी में प्रयोग करते हैं, आतिशबाजी में प्रयोग होता है। थोड़ा थोड़ा पॉइंट में लिख देता हूँ, याद रखिएगा। जैसे एल्युमिनियम है, तो बर्तन बनाने में प्रयोग होता है, बर्तन में, या पन्नी बनाने में प्रयोग होता है। देखे होंगे खाना ढकने के लिए जब पतले पतले पन्नी बनाए जाते हैं, उपयोग होता है इसका। टीन है एशियन, इसके क्या बनते हैं, फ्यूज वायर बनते हैं, फ्यूज बनाने में काम आता है। पारा है जो HG है,
इसका प्रयोग हम लोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो इस तरह से दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है। सोडियम है, टाइटेनियम है, इसका उपयोग अंतरिक्ष शोध में काफी किया गया है। अंतरिक्ष शोध है, इसको लिख लेंगे आप कॉपी में देख करके, किताब में भी मिल जाएंगी ये सारी बातें। इस तरह से आप एजी है, एयू है, यानी एयू सोना हो गया, चांदी हो गया, इससे क्या बनते हैं? गहने बनते हैं। गहने बनाने में प्रयोग होता है। अब आइए अधातु। तो अधातु में क्या है? कार्बन ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, आप सभी जानते हैं। कोयला जो है जलाते हैं, और वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान में काफी कोयला जलाए जाते हैं। ऑक्सीजन है, आप सभी जान रहे हैं, श्वसन में काम आता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन है, वनस्पति बनाने में, और ये हाइड्रोजन बम बनाने में काम आता है। ये बहुत अधिक ऊर्जा देता है, जिसके कारण रॉकेट वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। और वनस्पति घी बनाने में भी इसका काम होता है जीवन में। इसके बाद आ जाइए आयोडीन है, जो रोगाणु नष्ट करने में होता है। रोगाणु नाशक कहिए इसको, रोगाणु नाशक है। जो N2 है, नाइट्रोजन है, ये प्रोटीन में उपयोग होता है। प्रोटीन जो होता है नाइट्रोजन से ही बनता है। ये क्लोरीन है, ये जल शुद्धिकरण में होता है। तो बहुत सारे धातु का उपयोग होता है। अब समझ लीजिए कुछ और है, जैसे द्रवित नाइट्रोजन है। द्रवित नाइट्रोजन, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रयोग होता है रक्त या कोई अंग है, शरीर का अंग को सुरक्षित करने में, शरीर के अंग को सुरक्षित रखने में इसका प्रयोग किया जाता है, सुरक्षित रखने में। तो आप समझ गए होंगे। और कुछ और भी हैं, जैसे हीलियम है, इसका हम लोग उपयोग करते हैं बैलून में। बच्चों का बैलून जब फुलाया जाता है तो उसमें हीलियम गैस भरा होता है। नियॉन एक जो अक्रिय गैस है, इसको अगली कक्षा में आप बहुत विस्तार से पढ़ेंगे नियॉन क्या है, अक्रिय गैस क्यों कहते हैं। ये ट्यूबलाइट में प्रयोग होता है, ट्यूबलाइट में भरा जाता है अत्यधिक प्रकाश के लिए। और आर्गन है, आर्गन का प्रयोग हम विद्युत बल्ब में करते हैं, ताकि हवा के दबाव से बल्ब टूट नहीं जाए, इसलिए उसमें आर्गन भर दिया जाता है। तो और भी है धातु में, जैसे हीरा हो गया। हीरा का प्रयोग तो सभी जानते हैं, महंगे ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। और हीरा का बोरिंग में इसका बहुत उपयोग होता है, बोरिंग, हीरा बोरिंग में, जमीन के पत्थर काटने में। तो इस तरह से कुछ और भी कलेक्शन आप अपने कॉपी से, अपनी किताब से देख लेंगे। और बस आज के लिए इतना ही। फिर अगले भाग में हम कुछ और लेके मिलेंगे। तब तक के लिए